आदाब नाजरीन, मैं समरीन नाज हाजिर हूँ लेकर आपकी जहन की तस्कीन का सामान यानी मंजर पस मंजर। जी हाँ, अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हम दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों की बाबत आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। हमारी यानी डीडी उर्दू की यही कोशिश रहती है कि वो अपने नाजरीन के जहन की तस्कीन का सामान मुहैया करवाए। आज की इस कड़ी में हम जिन अजीम फ़नकारों को याद करेंगे, उन्होंने अपने ज़ोर कलम से समाजी और अदबी दुनिया में न सिर्फ एक मकाम हासिल किया बल्कि फ़नून लतीफ़ा में भी एक अहम मकाम बनाया। आज की इस कड़ी में हम जिन अजीम फ़नकारों को याद करेंगे, उन्होंने समाजी और अदबी दुनिया के साथ साथ फ़नून लतीफ़ा में भी अहम मकाम हासिल किया। यूँ तो हज़ारों फ़नकार हैं, लेकिन आज हम जिन फ़नकारों को याद करेंगे वो गुज़िश्ता 29 जुलाई से 4 अगस्त के दरमियान पैदा हुए या वफ़ात पाए। आज हम जिन अजीम फ़नकारों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद, अतिया फैज़ी, नून मीम राशिद, खुदा बख्श खान, प्रकाश फ़िक्री, शबाब ललित, फ़रीद परबती, बशीरुद्दीन अहमद, शकील बदायूनी, मीना कुमारी और जलील शेरवानी। तो आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अपनी पूरी टीम की जानिब से जनाब जलील शेरवानी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिनका गुज़िश्ता 1 अगस्त बरोज़ बुध मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया और वो हमेशा के लिए अपने महबूब हकीकी से जा मिले। जलील शेरवानी जो कि 70 साल के थे, वो बॉलीवुड के मशहूर मकालमा निगार और नगमा निगार थे। जलील शेरवानी ने AMU से आला तालीम हासिल करके मुंबई में सुकूनत हासिल की। उन्हें अपने इल्म जौहर का मौका दिखाने का उस वक्त मौका मिला जब 1987 में उन्हें फिल्म प्रतिघात में मकालमा निगारी का मौका हासिल हुआ। जलील शेरवानी ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की कई फिल्मों जैसे दबंग 2, दबंग, टाइगर जिंदा है, तुमको ना भूल पाएंगे, हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में नगमा निगारी की। शेरवानी साहब ने सलमान खान की फिल्म बागी के लिए मकालमा निगारी भी की। इसके अलावा अपने ज़बानी की मशहूर फिल्म जैसे प्रतिघात और एक था राजा, संग्राम और कन्वर लाल जैसी फिल्मों में भी उन्होंने मकालमे लिखे। वो फिल्म राइटर एसोसिएशन के सदर भी रहे। आज हम अपनी पूरी टीम की जानिब से उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने हिंदुस्तानी अदब को एक नई सिमत दी। उनसे पहले हमारी कहानियों का हीरो या तो कोई राजा हुआ करता था या कोई शहजादा, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इस नज़रिए को बदला बल्कि समाज के उस तबके को अपना हीरो बनाया जिस तबके को समाज कभी कोई अहमियत ही नहीं देता था। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। सन 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की सदारत करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा, और उनके इस जुमले पर उस वक्त के तरक्की पसंद अदीबों ने लब्बैक भी कहा। प्रेमचंद के अदब का असर न सिर्फ उनके अदब पर बल्कि फिल्मों पर भी नज़र आता है। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 में पैदा हुए और 18 अक्टूबर 1936 में इस दुनिया से चले गए। सिर्फ 56 साल उम्र में उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए वो रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों उनका यौम पैदाइश यानी 139वां यौम पैदाइश समाज के हर तबके में मनाया गया। और जब हमने आज के अदीबों से उनके मुतालिक बात की, 31 जुलाई जो है यौम पैदाइश है मुंशी प्रेमचंद की। इस मौके पर प्रेमचंद को याद करना ऐसा याद है जैसा कि हम हिंदुस्तान को याद करते हैं और हिंदुस्तान की आवाम को याद कर रहे हैं। चुनांचे प्रोफेसर अब्दुल बिस्मिल्लाह, प्रोफेसर अतीकुल्लाह, प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल, प्रोफेसर असदुद्दीन, असलम जमशेदपुरी और सिंधी काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर रवि चेकचंदानी साहब इस जलसे में आए और सब लोगों ने बहुत ही अहम बातें यहाँ रखी हैं। जो बात सामने निकल के आई है वो यही कि प्रेमचंद पूरे हिंदुस्तान के थे और
तमाम उर्दू अदब के अलावा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू अदब से उनका ताल्लुक़ रहा है, बल्कि हिंदुस्तानी जो हमारे यहाँ लिटरेचर रहा है, हिंदुस्तान का जो साहित्य रहा है, उससे उनका गहरा ताल्लुक़ रहा है। ये बात सही है कि प्रेमचंद हों या उस ज़माने के जो लोग हैं वो उर्दू ज़्यादा जानते थे, हिंदी बहुत कम जानते थे। इसलिए ये जो बहुत ही मतनाज़ बात आती है बार बार कि प्रेमचंद ने जो कहानियाँ लिखी हैं वो पहले उर्दू में लिखी और पहले बाद में हिंदी में लिखी, या पहले हिंदी में लिखी और बाद में उर्दू में लिखी, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। उन्होंने अपनी ज़्यादातर कहानियाँ पहले उर्दू में लिखी हैं, बाद में उसको किसी और की मदद से या तो हिंदी में ट्रांसलिटरेट किया है या फिर उसको हिंदी में तर्जुमा किया है। प्रेमचंद ने अपने समय में जिन सवालों को उठाया था, चाहे वो स्त्री से संबंधित सवाल हों, चाहे वो किसान संबंधित सवाल हों, चाहे वो दलितों के संबंध के सवाल हों, चाहे वो सांप्रदायिकता को लेकर के उठाए गए सवाल हों, वो आज भी वैसे ही चले आ रहे हैं। और ये बहुत, मैं अफसोस ही इसको कहना चाहूँगी कि वो सवाल जस के तस बल्कि ज़्यादा सघन हो गए हैं। क्या हमने अपने लेखक को ठीक से पढ़ने का जतन नहीं किया? यदि हम अपने लेखक को ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं और उसकी संवेदना का विस्तार नहीं कर पाते हैं तो हम दायरों को संकुचित कर रहे होते हैं। प्रेमचंद, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जानते हैं, उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। दीगर अदीबों की तरह मुंशी प्रेमचंद ने भी फिल्मों में तबाह आजमाई की और 1934 में मिल मजदूर नाम की कहानी लिखी और फिल्म बनाई। इस फिल्म में उन्होंने मजदूर के दर्द को इस कदर आवाज़ दी कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ही सेंसर कर दिया। मुंशी प्रेमचंद को न सिर्फ उर्दू तबका बल्कि हिंदी तबका भी उतनी ही तवज्जो और मकाम देता है जैसे उर्दू वाले देते हैं। गुज़िश्ता दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रेमचंद के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रेमचंद को हर ज़बान के लोग समझते हैं हमारा प्रेमचंद है, लेकिन बुनियादी तौर पे हिंदी के लिए बड़ा एसेट्स है प्रेमचंद, उर्दू के लिए भी बड़ा एसेट्स है प्रेमचंद। ये गालिबन मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है कि उर्दू हिंदी दोनों ने मिलकर एक बड़े अदीब को, एक बड़े साहित्यकार को किसी ज़बान में महदूद नहीं रखा, और वो तमाम भाषा को प्रेमचंद है। यही पैगाम उर्दू घर का था, यही अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का था। और आपने देखा कि ख़ासकर नई नस्ल जो नौजवान यहाँ बैठे थे बच्चे, उनमें एक सही मैसेज आएगा कि प्रेमचंद सही मानों में थे क्या। वैसे तो प्रेमचंद का ज़माना और हमारा ज़माना दो अलग ज़माने हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो कि दोनों ज़मानों में समान हैं, और इसलिए प्रेमचंद एक मानी में पुराने पड़ते हैं, लेकिन दूसरे मानी में वो नए होके सामने आते हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल है और जिस तरह की जहनियत तारी हो रही है, उसमें सवाल उठाना, सवाल पूछना, जो दिया हुआ है उसको सच्चाई न मानना, बल्कि जो सच्चाई है उसका एहतराम करना, इसकी हिम्मत प्रेमचंद देते हैं। और ख़ुद काम ये उन्होंने अपने ज़माने में किया, और अब उनको पढ़ने वाले, उनको सराहने वाले कुछ प्रश्नाकुल लोग होंगे, कुछ प्रश्नवाची लोग होंगे, ऐसी उम्मीद करना चाहिए। प्रेमचंद का मामला उर्दू और हिंदी के साथ कुछ ऐसा है कि मुझे एक वो मिसाल याद आती है कि अर्ली 40s में जब हिंदू मुस्लिम नफ़रतें बहुत बढ़ गई थीं, तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे एक ही नल से पानी भरते थे और उसे हिंदू पानी और मुस्लिम पानी कह के बेचा जाता था। यानी जो आदमी हिंदू होता था वो एक नल से पानी भर के लाता था और उसे हिंदुओं को बेचता था, उसे हिंदू पानी कहता था। उसी तरह दूसरा आदमी जो उसी नल से पानी भर के लाता था मश्क में और वो मुसलमानों को बेचता था, उसे मुस्लिम पानी कहता था। ये तो जितनी आर्टिफिशियलिटी उसमें थी, उतनी ही आर्टिफिशियलिटी या मसनूइयत उर्दू और हिंदी के बीच के झगड़े में है। प्रेमचंद पे जो बात हम आज कर रहे हैं, वो बात प्रेमचंद के ज़माने में भी उतनी ही रिलेवेंट थी और आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। आखिर वो क्या है जो एक अदीब को एक आफाकी अदीब बनाता है? गालिबन वो क़दरें, वो मैसेज, वो पैगाम जो एक अदीब
अपने कारी को देता है और उसके हवाले से समाज को देता है। जो मसाइल उस ज़माने में थे, किसान का मसला, दलितों का मसला, औरतों का मसला, समाज के कुचले हुए उन तबकों का मसला जिन पर उस वक्त भी नज़र नहीं थी और जो आज भी कहीं अदब की दौड़ में हमसे पीछे छूटते जा रहे हैं। प्रेमचंद ने उन सच्चाइयों को हमारे सामने लाके हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है जिस पे चल के हम एक मसावी समाज, एक अच्छे समाज, एक ऐसे आइडियल समाज का ख्वाब देख सकते हैं जो समाज अब तक हमें मिल नहीं सका है। इसके बावजूद नहीं मिल सका है कि हमारे आइन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत से राइट्स दिए। प्रेमचंद का ज़माना बहुत अच्छा नहीं था, ग़ुलामी का ज़माना था। हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन ज़माना उस ज़माने की तुलना में कई एतबार से ऐसा लगता है जिससे बेचैनी हमारी बढ़ती है। सोचिए उसके बारे में। तो स्कूल में बतौर उस्ताद 18 रुपए माहवार की नौकरी करने वाले मुंशी प्रेमचंद ने मिल मजदूर के जरिए वर्किंग क्लास की परेशानियों को बहुत ही मजबूती के साथ पेश किया। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने इस फिल्म पर रोक लगा दी। इसके बावजूद ये फिल्म लखनऊ, दिल्ली और लाहौर के सिनेमा हॉलों में रिलीज़ की गई। लेकिन इस फिल्म का मजदूरों पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि मुखालफत की सदाएं हर जगह बुलंद होने लगी। बिलाखिर उनकी इस फिल्म को थिएटर से हटा दिया गया और वो समझ गए कि अब उनका इंडस्ट्री में सुनने वाला कोई नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए। उनके कामों से मुतालिक जब हमने अदीबों की राय पूछी, प्रेमचंद के पास एक ऐसा हिंदुस्तान है जो कभी न जिसकी तकसीम हो सकता है, न टूट सकता है, न ख़त्म हो सकता है। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दूसरी जितनी जगह जो है वो वैसे ही मौजूद है, क्योंकि लोग वैसे ही। एक बड़ा फनकार, एक बड़ा अदीब जो है किसी एक ज़बान का नहीं होता। प्रेमचंद को आज तकरीबन 22 से 25 ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं बाहर की, और हिंदुस्तान की तो खैर बहुत सी ज़बानों में तर्जुमे हो चुके हैं। इसलिए उनके असरात को हम इस तरह से नहीं ले सकते। और किसी भी शायर या अदीब या बड़े शायर और अदीब का असर इस तरह नहीं होता है साहब कि उसके यहाँ कोई मौज़ूआत या उसके मसाइल जो उससे बयान किए हैं उसको दोहराया जा रहा है, बल्कि मजमूई तौर पर उसका डिक्शन, उसका क्राफ्ट, उसके स्टोरी टेलिंग का तरीक़ा, और उसके कैरेक्टराइजेशन, उसकी नरेटिविटी, उसका बयानिया का अंदाज़, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो कुल मिलाकर उसे बड़ा बनाती हैं। हिंदुस्तानी दीगर ज़बानों में प्रेमचंद को लिखा और पढ़ा जा रहा है। सिंधी एकेडमी के डायरेक्टर से जब हमने प्रेमचंद के मुतालिक बात की तो उन्होंने कहा, जब हम प्रेमचंद को गंभीरता से देखते हैं तो वो सामाजिक सरोकार के ऐसे प्रमुख हस्ताक्षर हैं जिन्होंने पूरे भारत को एक होने का, उनकी सामाजिक समरसता के भाव को उन्होंने अपनी बात रखी है। उनके जितने भी सरोकार हैं वो समाज के उस कालखंड के और आज भी उनकी प्रासंगिकता पूरी की पूरी है। उर्दू के एक शेर में यदि मैं कहूँ कि किस प्रकार उनके उस भावबोध को आप लेकर के आ सकते हैं, तो मैंने एक उर्दू का शेर कहीं से पढ़ा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। अब इसका जो भावबोध है, सारे ज़माने को साथ लेकर के चलो, ये प्रेमचंद जी की हर कृति में ये इस प्रकार का भावबोध मिलता है। और वो सच्चे अर्थों में भारत के राइटर हैं, भारत के लेखक हैं और भारतीय समाज को, उनके सरोकारों को एक साथ लेकर के चलने वाले हैं। तो उनको विभिन्न जाति, संप्रदाय, वर्गों में बांटना उचित नहीं है। वो भारत के और सच्चे भारत के एक लेखक थे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अतिया फैज़ी की, जो यकूम अगस्त 1877 को पैदा हुई और 1967 को वो इस दुनिया से खैराबाद कह गई। अतिया फैज़ी अपने ज़माने की मशहूर अदीबा और शायरा थी। उन्हें बुलबुले हिंद के खिताब से भी नवाजा गया। अपने वक्त आखिर में वो पाकिस्तान चली गईं, लेकिन उन्हें वहाँ वो इज़्ज़त और वक़ार हासिल नहीं हुआ जो उन्हें हिंदुस्तान में मिला। नाजरीन, हमारे अकाबरीन में एक अहम नाम खुदा बख्श खान का भी है।
वो 2 अगस्त 1842 उखई सीवान बिहार में पैदा हुए और 3 अगस्त 1908 में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर खुदा के पास चले गए। खुदा बख्श खान के वालिद पटना में एक मशहूर वकील थे। उन्हें हाथ से लिखी किताबें इकट्ठी करने का बड़ा शौक था। अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो किताबें खरीदने पे खर्च करते थे। अपने वालिद की तरह भी खुदा बख्श को किताबें खरीदने का शौक था और वो भी एक मशहूर वकील बने। 1876 में वक्ते आखिर उनके वालिद ने अपनी किताबों की मिल्कियत उनके हवाले करते हुए लाइब्रेरी खोलने की ख्वाहिश जाहिर की। इस तरह मौलवी खुदा बख्श खान को ये जायदाद अपने वालिद से विरासत में मिली, जिसे 1888 में लगभग 80,000 रुपए की लागत से एक 2 मंजिला इमारत में इस लाइब्रेरी की शुरुआत की और 29 अक्टूबर 1991 में उन्होंने आवाम को वक्फ कर दिया। वाज़ेह रहे कि तुर्की यानी इस्तांबुल की पब्लिक लाइब्रेरी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी की शक्ल में खुदा बख्श लाइब्रेरी को देखा जाता है। इस लाइब्रेरी में उर्दू, फारसी और अरबी के हजारों रस्मुल खत मौजूद हैं। नाजरीन, उर्दू अदब के कुछ और सितारे इस हफ्ते तुलू हुए जिन्होंने अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन किया। इन्हीं में से एक नाम है प्रकाश फ़िक्री का। इनका असल नाम ज़हीरुल हक था। अपने ज़माने के जदीद शायरों में से ये एक थे और इनके कई मजमुए कलाम मंजर आम हो चुके हैं। वो 2 अगस्त 1931 में इस दुनिया में आए और 30 अक्टूबर 1999 में इस दुनिया से चले गए। नाज़रीन, शबाब ललित भी उर्दू अदब के रोशन सितारों में से एक हैं, जो 3 अगस्त 1933 को पैदा हुए और 7 फरवरी 2014 को इस दुनिया से चले गए। उन्होंने भी उर्दू में एक अहम मकाम हासिल किया। हम उन्हें उन्हीं के अशार से खराज अकीदत पेश करते हैं। बरतर समाज से कोई फनकार भी नहीं, फनकार क्या जो साहिब किरदार भी नहीं। फरीद परबती का दौर 4 अगस्त 1961 से 14 दिसंबर 2011 तक का रहा, जिसमें उन्होंने तकरीबन 14 किताबें तसनीफ़ की, जिसमें तख्लीकी, तनकीदी और वतनी किताबें शामिल हैं। हम उन्हें भी खिराज अकीदत पेश करते हैं। उधर था लुत्फ़ व करम उसका, इधर था इताब, चराग उम्मीदों का रोशन किया बुझा भी दिया। इस शेर के खालिक बशीरुद्दीन अहमद जो हैं वो 4 अगस्त 1961 में पैदा हुए। उन्हें भी आज हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। उर्दू में एक अहम नाम नून मीम राशिद का भी है, जिनका असली नाम नज़र मोहम्मद था। वो 1 अगस्त 1910 में पैदा हुए और 9 अक्टूबर 1975 को उनका इंतकाल लंदन में हो गया। अल्लामा इकबाल के बाद उनका नाम नज़्म निगारी में सरे फहरिस्त है। उनको हम उन्हीं के अशार से खराज अकीदत पेश करते हैं। गमे आशिकी में गिरह कुशा, न खिरद हुई न जुनू हुआ। तो आइए नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं पर्दा सीमी की मलिका से उनके अशार के साथ। आगाज़ तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज़ तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। पर्दा सीमी की वो मलिका जिनका नाम था मीना कुमारी और इनका असल नाम था महजबी बानो। 1 अगस्त 1932 को महजबी बानो पैदा हुई। जिंदगी के उतार चढ़ाव को सर करती हुई जब वो बॉलीवुड पहुंची तो फिल्म साज विजय भट्ट ने उनका नाम तब्दील करके मीना कुमारी कर दिया। तब से आज तक हम सब उनको मीना कुमारी के नाम से ही याद करते हैं। मीना कुमारी को बेपनाह शौहरत और इज्जत मिली, जो हर फनकार की मंजिल होती है। दुनिया करे
मीना कुमारी को किताबों से भी इश्क था, खासकर शेरी अदब से बहुत लगाव था। वो मिर्जा गालिब की बहुत बड़ी मद्दाह थी। मीना कुमारी की ज़ाती ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं थी। उनको ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी नाकामियों और महरूमियों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके वो एक लाजवाब अदाकारा और बतौर शायरा भी आवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। मीना कुमारी के अशार में दर्द है, मायूसी है, नाकामी है, कर्ब है। उनका एक शेर है, आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, आबला पा कोई इस दश्त में आया होगा, वरना आंधी में दिया किसने जलाया होगा। इसी रंजो गम के बीच मीना कुमारी बेयासो मददगार 31 मार्च 1972 को इस दुनिया से चली गई। पर्दा सीमी की मलिका मीना कुमारी के इन खिदमात को रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकेगा। नाजरीन, एक और शायर जिन्होंने अदबी दुनिया के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना नाम कमाया वो थे शकील बदायूनी साहब, जिनका असली नाम था गफ्फार अहमद, जो 3 अगस्त 1914 को बदायूं में पैदा हुए। उर्दू, अरबी, फारसी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद मरकजी हुकूमत में क्लर्क हो गए, मगर जब वो मुंबई गए तो वहीं के होकर रह गए, यानी पर्दाए सीमी की रौनक में वो बंद कर रह गए। उन्होंने उर्दू और हिंदी के अलावा यूरोपीय जबानों में सैकड़ों गीत लिखे, जिसे गुलकारों ने अपनी आवाज़ देकर जिंदा व जावेद बना दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को 20 अप्रैल 1970 में तमाम किया। हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तो नाज़रीन, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाएं, लेकिन चलते चलते हम और आप उस अजीम गुलकार को याद कर लेते हैं जिसे आप और हम मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज़ है, और अपनी मौसीकी पे सबको फ़ख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। रफ़ी साहब एक फरिश्ता थे और उनकी आवाज़ का जादू ऐसा सर चढ़ के बोलता था कि लोग बस सुनते रह जाते थे। बहुत ही नेक दिल इंसान थे और अपने फ़ोन को हो सेठ बोलते थे। वो कहते थे कि रोज़ी इसके जरिए आती है। एक बार उन्होंने अपने साले ज़हीर साहब से कहा कि मियाँ, कभी ये मत सोचो कि कौन क्या दे रहा है, दुआ करो कि इस दरवाजे तक कोई आके तुम्हारे साहब को रोजी दे रहा है। हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। अब देखिए कैसे शेर हैं, वरी साहब का लिखा हुआ ये गज़ल है, उनका कलाम है, और मोहम्मद रफ़ी साहब उस वक्त टॉप सिंगर, और उन्होंने कितने मज़े से गाया, इतना अच्छा गाया। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को पैदा हुए और 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया से चले गए, लेकिन रहती दुनिया तक उनकी खूबसूरत आवाज़ को याद किया जाएगा। मन तरपत हरिदर शन को आज, मन तरपत हरिदर शन को आज। हम अपनी पूरी टीम यानी डीडी उर्दू की टीम की जानिब से मोहम्मद रफ़ी को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सगर काज हो बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरिदर शन को आज। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये आप हमें बताना ना भूलें। हमारा ईमेल है ddurdufeedback@gmail.com। तो चलिए इसी के साथ मुझे यानी समरीन नाज को दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर कुछ और मंजर और उनके पस मंजर के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।